हेलो स्टूडेंट, मैं अभिषेक कुमार जैन, हिंदी एजुकेटर। वेलकम टू अनअकैडमी। आज के नए चैप्टर में गद्य खंड के तीसरी कसम मूवी जो हम लोग जैसे देखा होगा, और तीसरी कसम के जो शिल्पकार हैं, बनाने वाले हैं शैलेंद्र, जिनको कवि की भी उपमा दी गई है। तो आज हम ऐसे ही एक नए चैप्टर की तरफ ध्यान आकर्षित करेंगे और साथ ही बोर्ड एग्जाम की तैयारी करेंगे, जिसमें से बनाए जाने वाले प्रश्न उत्तर किस तरह से बन सकते हैं, किस तरह से हम उन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो चलिएगा आज के इस चैप्टर में देखते हैं क्या पढ़ने वाले हैं। आपके कक्षा 10 में चैप्टर का नाम है तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र। शैलेंद्र जो हैं एक बहुत अच्छे कवि भी हैं, इसलिए इनको कवि शैलेंद्र के रूप में भी जानते हैं लोग। इन्होंने बहुत सारे गाने भी लिखे और इनके बारे में जो कुछ भी कहा जा सकता है वो सिर्फ इतना है कि इन्होंने कभी पैसे की तरफ अपने कैरियर को नहीं बनाया। कहने का मतलब ये है कि इन्होंने चाहे भले ही एक फिल्म बनाई जिसका नाम तीसरी कसम है, आप लोग देखना, बहुत उम्दा, बहुत अच्छी मूवी है, ब्लैक एंड वाइट पर्दे पर दिखाई गई मूवी है। और इस तीसरी कसम मूवी को बनाने में उन्होंने कितना संघर्ष किया, कितने तरीके से उन्होंने उसमें क्या एडिटिंग की है, किस तरीके से उसमें परेशानियों को झेला है, वो सारी बातें हम आज के इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इन्होंने अपने जीवन में एक ही मूवी बनाई जिसका नाम तीसरी कसम है, और वही उनकी लास्ट और फर्स्ट मूवी रही। और चूंकि कहा जा सकता है कि आज के समय, या कहें कि जिस समय इस मूवी का निर्माण हुआ, जब इस फिल्म का निर्माण हुआ, तब उन्हें प्रमोशन के लिए कोई आगे नहीं आते हुए दिखा। तो ये निराश होते हुए केवल और केवल इन्होंने अपने आदर्शों पर चल करके कि भाई नहीं, हम जो भी अपना काम करेंगे वो पैसों के लिए नहीं, बल्कि अपने आदर्श को मजबूत बना करके आगे रहेंगे। तो वो अपने नियम कानून कायदे से नहीं हिले, लेकिन उनकी जो मूवी है जिसका नाम है तीसरी कसम, वो उस समय के सिनेमा घरों में इस तरह से प्रकाशित हुई, टेलीकास्ट हुई, कि लोगों के दिलों में उनका नाम आज भी है। और हम भी आज इस दौर में रहते हुए भी उस पिक्चर का, उस मूवी का गाना, उस मूवी के एक्टर, उस मूवी की एक्ट्रेस, जितनी भी, जो भी उसमें जिन्होंने भी काम किया है, उनको आज हम नहीं भूल पाते हैं। तो सबसे पहला तो ये है कि जब भी हम इस चैप्टर को पढ़ें, उस चैप्टर को पढ़ने के पहले केवल और केवल इस चैप्टर के खातिर आप लोगों को तीसरी कसम मूवी जो है बहुत अच्छे तरीके से देखना है, ताकि हम तीसरी कसम मूवी के बारे में और अच्छे से समझ पाएंगे। हालांकि इस चैप्टर में तीसरी कसम मूवी के बारे में नहीं बता करके, बल्कि तीसरी कसम मूवी के जो निर्माता हैं, जिन्होंने इस मूवी को बनाया है, वो हैं शैलेंद्र। और यह जो शैलेंद्र हैं ये बहुत अच्छे कवि हैं। केवल और केवल इन्होंने एक फिल्म बनाई, अपने जीवन में इनका एक लक्ष्य था कि इन्होंने अपने जीवन में कितने ही गाने लिखे, कितने ही मूवी में सॉन्ग दिए हैं, लिख करके दिए हैं, और उनका एक सपना रहा कि वो कम से कम एक फिल्म जरूर बनाएंगे। तो उनकी एक फिल्म का नाम है तीसरी कसम, और वही उनकी आखिरी और अंतिम फिल्म रही। इसमें चैप्टर में आप लोगों को बताएंगे भारत की आजादी के साल मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में जन्मे प्रहलाद अग्रवाल, जिन्होंने इस चैप्टर को बहुत अच्छे बखूबी से लिखा है। इस चैप्टर में प्रहलाद अग्रवाल, जिन्होंने इस चैप्टर को लिखा है, ये बहुत करीबी रहे हैं शैलेंद्र के, जिनके बारे में वो लिखना चाहते हैं। सबसे पहले, भारत की आजादी के साल मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में जन्मे प्रहलाद अग्रवाल, उन्होंने हिंदी से एमए तक शिक्षा हासिल की। इन्हें किशोर वय से ही, किशोर वय का मतलब होता है कि जवानी से ही, हिंदी फिल्मों के इतिहास और फिल्मकारों के जीवन और उनके अभिनय के बारे में विस्तार से जानने और उस पर चर्चा करने का शौक रहा है। इन दिनों सतना के शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में प्राध्यापन कर रहे प्रहलाद अग्रवाल फिल्म क्षेत्र में जुड़े लोगों और फिल्मों पर बहुत कुछ लिख चुके हैं, और आगे भी इसी क्षेत्र को अपने लेखन का विषय बनाए रखने के लिए
कृत संकल्प हैं। कहने का मतलब ये है कि इन्होंने जितनी भी चैप्टर या जितनी भी कहानियां लिखी हैं, उन कहानियों में किसी न किसी की फिल्म के बारे में, किसी न किसी फिल्मकार के बारे में, किसी न किसी फिल्म को बनाने वालों के बारे में उन्होंने बहुत अध्ययन किया, उनके साहित्य को समझा। इनकी प्रमुख कृतियां हैं सातवां दशक, तानाशाह, मैं खुशबू, सुपरस्टार, राज कपूर, आधी हकीकत आधा फसाना, कवि शैलेंद्र, जिंदगी की जीत में यकीन, प्यासा, चिर अतृप्त गुरुदत्त, उत्ताल उमंग सुभाष घई की फिल्म कला, ओरे माझी बिमल, राय का सिनेमा और महाबाजार के महानायक 21वीं सदी का सिनेमा। इन्होंने इन कृतियों में केवल और केवल फिल्मी जगत के जितने भी फिल्मकार हैं उनके इतिहास को, उनके जीवन को और उनके अभिनय के बारे में बताया है। आगे इसमें यही बात आगे बताते हुए कहा कि साल के किसी महीने का शायद ही कोई शुक्रवार ऐसा जाता हो जब कोई ना कोई हिंदी फिल्म सिने पर्दे पर ना पहुंचती हो। इनमें से कुछ सफल रहती हैं तो कुछ असफल, कुछ दर्शकों को कुछ अरसे तक याद रह जाती हैं, कुछ को वह सिनेमा घर से बाहर निकलते ही भूल जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि हम सभी भी आज के दौर पर देखते हैं कि शुक्रवार का दिन एक ऐसा दिन रहता है जिसमें कोई ना कोई एक नई मूवी रिलीज होती है, और कोई भी ऐसा शुक्रवार नहीं रहा होगा उस समय से लेकर के अभी तक, जब से फिल्म इंडस्ट्री है, कि किसी ना किसी शुक्रवार को कोई ना कोई मूवी रिलीज नहीं हुई हो। उसमें से कुछ तो दर्शकों के मन में रह जाती है, लेकिन कुछ दर्शकों के मन में बहुत समय तक याद भी बनी रहती है, उसकी यादगार हमारे मन में रहती है। और कुछ फिल्म ऐसी होती हैं जो रिलीज होने के बाद में सुपर डुपर हिट होती हैं, तो कुछ फ्लॉप जाती हैं, असफल हो जाती हैं। उनमें से ही कुछ फिल्मों के बारे में इन्होंने यहाँ पर बताया है। तो यहाँ पर एक बात याद रखना, अरसे का मतलब होता है समय। अरसे का मतलब क्या होता है? समय। लेकिन जब कोई फिल्मकार किसी साहित्यिक कृति को पूरे लगन और ईमानदारी से पर्दे पर उतारता है तो उसकी फिल्म न केवल यादगार बन जाती है बल्कि लोगों का मनोरंजन करने के साथ ही उन्हें कोई बेहतर संदेश देने में भी कामयाब रहती है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल याद रखना आप लोग। जब भी कोई मूवी सिनेमा घर में आती है, वो हमारे पास टेलीकास्ट होती है, दिखाई जाती है, तो वह केवल और केवल हमारे लिए मूवी मनोरंजन का काम ही नहीं करती, बल्कि उसमें से कोई ना कोई एक बेहतर संदेश होता है जो हमारे लिए, हमारे जीवन को बदलने के लिए कामयाब रहती है। एक गीतकार के रूप में कई दशकों तक फिल्म क्षेत्र से जुड़े रहे कवि और गीतकार ने जब फणीश्वर नाथ रेणु की अमर कृति तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम को सिने पर्दे पर उतारा तो वह मील का पत्थर सिद्ध हुई। मील का पत्थर का मतलब होता है कि वो एक ऐसी मूवी साबित हुई जिसने पूरी फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम कमा रखा था। कहने का मतलब ये है, बिल्कुल बहुत अच्छे से समझना इस लाइन को, क्योंकि इसमें आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। बहुत अच्छी बात इसमें ये बताई है कि एक गीतकार के रूप में कई दशकों तक, कई दशक का मतलब होता है कई सालों तक, 100 दशक का मतलब होता है 10 साल का एक दशक होता है, तो कई दशकों तक यानी कि 10 से 20-50 साल तक जो है फिल्म क्षेत्र से जुड़े रहे कवि और गीतकार ने जब एक गीतकार किसी दूसरे लेखक की, किसका? फणीश्वर नाथ रेणु एक बहुत अच्छे लेखक हुए हैं, उन फणीश्वर नाथ रेणु की एक अमर कृति है तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। यह एक बहुत अच्छा चैप्टर नेम है, लेखक ने लिखा हुआ है इस कहानी को, और फणीश्वर नाथ रेणु की लिखी हुई तीसरी कसम एक कहानी है, और उस कहानी को सिने पर्दे पर यानी कि थिएटर में उतारा और वही मील का पत्थर सिद्ध हुई। आज भी उसकी गणना हिंदी की कुछ अमर फिल्मों में से की जाती है। इस फिल्म ने न केवल अपने गीत, संगीत, कहानी की बदौलत शोहरत पाई, बल्कि इसमें अपने जमाने के सबसे बड़े शोमैन राज कपूर ने अपने फिल्मी जीवन की सबसे बेहतरीन एक्टिंग करके सबको चमत्कृत कर दिया। फिल्म की हीरोइन वहीदा रहमान ने भी वैसा ही अभिनय कर दिखाया जैसी उनसे उम्मीद थी। समझना कि जब भी कोई मूवी रिलीज होती है तो केवल एक मूवी रिलीज ही नहीं होती है, बल्कि एक सुपरस्टार
जिसका नाम उस समय चल रहा होता है और अगर वो उस मूवी को कर दे तो सुपर डुपर हिट हो जाती है। तो ठीक वैसे ही इस तीसरी कसम मूवी में राज कपूर, जो कि बहुत अच्छे और जाने माने सितारे रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री के, उन्होंने इस मूवी को किया और उन्होंने केवल और केवल इसमें एक अभिनय नहीं किया बल्कि उस अभिनय को जिया है। मतलब कि जैसा उनको कैरेक्टर दिया है उस कैरेक्टर में घुस करके बिल्कुल वैसा ही कार्य किया जैसा उसमें बताया गया है। और उन्होंने ही नहीं बल्कि उनकी जो हीरोइन थी वहीदा रहमान, उन्होंने भी जो है फिल्म में बहुत अच्छा काम किया, जिससे कि वो आगे चिर परिचित रही सभी के लिए। इस मायने में एक यादगार फिल्म होने के बावजूद तीसरी कसम को आज इसलिए भी याद किया जाता है क्योंकि इस फिल्म के निर्माण ने यह भी उजागर कर दिया कि हिंदी फिल्म जगत में एक सार्थक और उद्देश्यपरक फिल्म बनाना कितना कठिन और जोखिम का काम है। बहुत सही बात है, क्योंकि आज के समय में केवल और केवल फिल्म को दर्शाना, फिल्म को बताना, फिल्म को दिखाना केवल और केवल पैसा कमाने का काम रह गया है। उसमें जो उन्होंने जोखिम उठाई, जैसा कि इसमें बताया है कि उस फिल्म में या फिल्म जगत में एक सार्थक और उद्देश्यपरक फिल्म बने, ये कोई नहीं चाहता है, बल्कि अपने आप के लिए पैसा कमाने का एक उद्देश्य उन्होंने बना रखा है। क्योंकि पहले की जो फिल्म हुआ करती थी, उन फिल्मों में कोई ना कोई एक उद्देश्य, एक संकेत, एक ऐसा संदेश हम लोगों को मिलता था जो हमारे जीवन को बदल देता था। लेकिन आज की फिल्मों में हम उस तरह का नज़ारा नहीं देख पाते हैं। इसी कारण से तीसरी कसम मूवी जो है एक चमकता हुआ सितारा के रूप में सभी के लिए साबित हुई और आज के समय में भी हम उस मूवी को बहुत अच्छे से समझते हैं, जानते हैं और देखते हैं। चलिएगा, तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र, जो आज की इस चैप्टर का नाम है, और उन शैलेंद्र के बारे में बताया जाएगा जिस शैलेंद्र ने इस कहानी को, फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी को एक जीवंत उदाहरण निश्चित किया और उन्होंने उनके प्रिय मित्र राज कपूर साहब को उन्होंने एक अभिनेता के रूप में इस मूवी में रखा, वहीदा रहमान को उन्होंने हीरोइन के तौर पर रखा और दोनों ने बहुत ही अच्छा और एक ऐसा कहें कि उम्दा किरदार निभाया। और उम्दा किरदार निभाने के कारण बाकी की और मूवी जो उन्होंने ले रखी थी राज कपूर ने, उनसे तो कम पहचाने गए, लेकिन तीसरी कसम मूवी से वो अधिक जाने माने सितारे बन गए थे। तो एक बात याद रखना, जब कभी भी हम इस फिल्म को देखें तो एक उद्देश्य के साथ देखना कि ऐसा क्या इस मूवी में रहा होगा कि जिसको हमारे 10th क्लास में रखा गया है, उनके बारे में बताया जा रहा है। वो कवि शैलेंद्र हैं कौन, किस तरह से उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की थी, तो प्रहलाद अग्रवाल साहब ने इस चैप्टर में उनके बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझाया। चलिएगा, आज के इस चैप्टर को प्रारंभ करते हैं। संगम की अद्भुत सफलता ने राज कपूर में गहन आत्मविश्वास भर दिया और उसने एक साथ 4 फिल्मों के निर्माण की घोषणा की। मेरा नाम जोकर, अजंता, मैं और मेरा दोस्त और सत्यम शिवम सुंदरम। पर जब 1965 में राज कपूर ने मेरा नाम जोकर का निर्माण आरंभ किया, तब संभवतः उसने भी यह कल्पना नहीं की होगी कि इस फिल्म का एक ही भाग बनाने में 6 वर्षों का समय लग जाएगा। एक मूवी का नाम है संगम। जब संगम मूवी रिलीज हुई, उसकी बिल्कुल अच्छी सफलता या उसका अद्भुत सफलता उन्हें प्राप्त हुई, किसको? राज कपूर साहब को। तो राज कपूर ने 4 फिल्मों के लिए घोषणा कर दी, यानी कि 4 फिल्मों के लिए उन्होंने सिग्नेचर कर दिए कि भाई अब इन 4 जो है फिल्मों को हम बनाएंगे। तो उनमें से 4 फिल्म की जो घोषणा हुई थी, एक था मेरा नाम जोकर, अजंता, मैं और मेरा दोस्त, और चौथी फिल्म का नाम था सत्यम शिवम सुंदरम। आप लोग देखना जरूर इनकी मूवी, जो हमें कुछ संदेश देती है। पर 1965 में जब मेरा नाम जोकर की शूटिंग हो रही थी, जब उसका निर्माण हो रहा था, तो प्रारंभ में ही संभवतः उन्हें नहीं लगा था कि इसमें 6 वर्ष का समय लग जाएगा केवल एक भाग शूटिंग करने पर। तब उन्होंने इन 6 वर्षों के अंतराल में, यानी जब वो 6 वर्ष का जब समय लगा, तो उन 6 वर्षों में, यानी 6 वर्ष का जो उन्हें एक अवकाश मिला, इंटरवल मिला, तो उन 6 सालों के बीच में राज कपूर द्वारा अभिनीत कई फिल्में प्रदर्शित हुई। उन्होंने उस बीच में कई फिल्मों को प्रदर्शित कर दिया, कई फिल्मों को साइन करके और बना भी दिया, जिनमें सन 1966 में प्रदर्शित कवि शैलेंद्र की तीसरी कसम भी शामिल है। मतलब तीसरी कसम मूवी जो है, कौन है उसका निर्माता? कवि शैलेंद्र है। लिखी किसने है? फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखी है। ठीक है, ये बात याद रखना।
यह वह फिल्म है जिसमें राज कपूर ने अपने जीवन की सर्वोत्कृष्ट भूमिका अदा की। मतलब राज कपूर ने एक ऐसा कलाकार वहां पर बनकर के दिखाया जो बाकी की मूवियों में उन्होंने नहीं देखा होगा। यही नहीं, तीसरी कसम वह फिल्म है जिसमें हिंदी साहित्य की एक अत्यंत मार्मिक कृति को सेल्यूलाइट कर या सेल्यूलाइट पर पूरी सार्थकता से उतारा। तीसरी कसम फिल्म नहीं, सेल्यूलाइट पर लिखी एक कविता थी। मतलब एक कहा जाता था उस समय की भी तीसरी कसम एक मूवी नहीं बल्कि सेल्यूलाइट पर लिखी गई एक कविता है। तीसरी कसम शैलेंद्र के जीवन की पहली और अंतिम फिल्म है। तीसरी कसम को राष्ट्रपति स्वर्ण पदक मिला, बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा सर्वश्रेष्ठ फिल्म और कई अन्य पुरस्कार द्वारा सम्मानित भी किया गया। मास्को फिल्म फेस्टिवल में भी यह फिल्म पुरस्कृत हुई। इसकी कलात्मकता की लंबी चौड़ी तारीफें हुई। इसमें शैलेंद्र की संवेदनशीलता पूरी शिद्दत के साथ मौजूद है। उन्होंने ऐसी फिल्म बनाई थी जिसे सच्चा कवि हृदय ही बना सकता था। कहने का मतलब यह है कि इस चैप्टर में कवि शैलेंद्र के बारे में वो सारी चीजें बताई गई हैं जिसके कारण से वो ज्यादा फेमस हो गए, जिनके लिए या कहा जा सकता है कि उन्होंने इतनी तकलीफें झेलने के बाद भी एक ऐसी मूवी बनाई जिस मूवी के लिए ना तो कोई उनके लिए प्रमोशन के लिए सामने आया, ना उनका एडवर्टाइज करने के लिए सामने आया। कब यह मूवी पर्दे पर आई, कब चली गई, लोगों को पता भी नहीं चला, बावजूद इसके कि उसने इतना पूरा नाम पूरे विश्व में कमा लिया था और उसको इतने सारे पुरस्कार मिले थे, जिसमें से सबसे अच्छा पुरस्कार जो कहा जा सकता है कि जो भारत देश का राष्ट्रपति स्वर्ण पदक मिला। बंगाल में भी इनके लिए एक अवार्ड मिला। इसके साथ साथ में मास्को फिल्म फेस्टिवल जो होता है वो उसमें भी इनके लिए पुरस्कार मिला और साथ ही साथ उनको बहुत सारी तारीफें लूटने को मिली। इसके बाद बताया है कि शैलेंद्र ने राज कपूर की भावनाओं को शब्द दिए हैं। मतलब राज कपूर इसमें एक्टर हैं, अभिनेता हैं और शैलेंद्र उस मूवी को बनाने वाले हैं। तो शैलेंद्र ने राज कपूर की भावनाओं को शब्द दिए। राज कपूर ने अपने अनन्य सहयोगी की फिल्म में उतनी ही तन्मयता के साथ काम किया, किसी पारिश्रमिक की अपेक्षा किए बगैर। पारिश्रमिक का मतलब होता है कि उन्होंने कोई भी इससे पैसा नहीं लिया। पारिश्रमिक का मतलब पैसा, रुपए। जैसे कि मान लीजिए कोई भी चेक उनसे नहीं लिया गया। शैलेंद्र ने लिखा था कि वे राज कपूर के पास तीसरी कसम की कहानी सुनाने पहुंचे तो कहानी सुनकर उन्होंने बड़े उत्साह पूर्वक काम करना स्वीकार भी कर लिया था, पर तुरंत गंभीरता पूर्वक, मतलब बिल्कुल सीरियस होकर के बोले मेरा पारिश्रमिक एडवांस देना होगा। पारिश्रमिक का मतलब होता है कि परिश्रम करने के साथ साथ या परिश्रम का फल जो उन्हें, एक सीधी सी भाषा में कहें कि उनकी फीस क्या होगी, तो उनकी फीस जो है वो उन्हें एडवांस चाहिए थी, ऐसा उन्होंने कहा। शैलेंद्र का मुरझाया हुआ चेहरा देखकर, मतलब कि कहा जा सकता है कि जब उन्होंने कहा कि मेरा पारिश्रमिक दीजिए, मुझे एडवांस में कुछ फीस दीजिए, तो शैलेंद्र को ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि राज कपूर उनके बचपन के मित्र थे और उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि वो फ्री में, हालांकि ऐसा नहीं होता है कि कोई भी फ्री में काम करवाए। शैलेंद्र ने ऐसा सोच रखा था कि अगर फिल्म सुपरहिट हुई तो उनमें से कुछ पैसा उनको दिया जाएगा, लेकिन वो एक अच्छे मित्र होने के कारण से केवल और केवल राज कपूर के पास गए। और राज कपूर के पास जाने के बाद जब उन्होंने कहा कि मेरी फीस एडवांस चाहिए, तो शैलेंद्र ने अपनी उम्मीदें जो हैं वो बिल्कुल खो चुकी थी। उनकी उम्मीद नहीं थी ऐसी कि वो ऐसा भी कहेंगे। तो राज कपूर जिंदगी भर की दोस्ती का ये बदला लेंगे। मतलब उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि राज कपूर अपनी पूरी जिंदगी की दोस्ती का बदला इस तरह से लेंगे। तो शैलेंद्र का जो चेहरा है वो मुरझा जाता है और राज कपूर ने मुस्कुराते हुए कहा कि निकालो 1 रुपया मेरा पारिश्रमिक। यानी वो मस्ती मजाक थी जो हर एक दोस्तों के बीच में होती है, और दोस्तों के बीच की मस्ती मजाक जो है वो बचपन से बहुत पुरानी है, चलती आ रही है। श्री कृष्ण के समय में भी सुदामा से जब वो मित्र थे उस समय से भी नोक झोंक मस्तियां होती रहती थी। तो आज ऐसे ही राज कपूर और शैलेंद्र के बीच की भी मस्तियां थी। एक समय में तो उनको मुरझाया चेहरा देखने को मिला, और दूसरी जगह जब उन्होंने कहा कि मैं मजाक कर रहा हूं, लाओ मेरा 1 रुपया जो मेरा एडवांस फीस हुई।
शैलेंद्र राज कपूर की इस याराना मस्ती से परिचित तो थे, लेकिन एक निर्माता के रूप में बड़े व्यावसायिक सूझबूझ वाले थे। तो उस चक्कर में उन्होंने इस तरह से सोच लिया। फिर शैलेंद्र तो फिल्म निर्माता बनने के लिए सर्वथा अयोग्य थे। मतलब कहने का यह है कि राज कपूर के पास जब वो फिल्म को सुनाने के लिए गए, राज कपूर के पास में जब उन्होंने फिल्म को बताया, तो राज कपूर ने ये भांप लिया, समझ लिया कि शैलेंद्र फिल्म निर्माता बनने लायक नहीं है, वो अयोग्य हैं, उस योग्य नहीं है कि वो फिल्म बना सके। क्यों इस तरह से कहा गया, अब समझ। राज कपूर ने एक अच्छे और सच्चे मित्र की हैसियत से शैलेंद्र को फिल्म की असफलता के खतरों से भी आगाह किया। एक अच्छा मित्र वही होता है कि जो रुपए के पीछे नहीं भाग करके, बल्कि सामने वाले मित्र की शख्सियत देखे, उसका सक्सेस पना देखे कि वो कैसे सफल हो पाएगा। तो उन्होंने पहले आगाह कर दिया था कि भाई हम जो मूवी बना रहे हैं उसमें असफलताएं बहुत होंगी, हमें रुकावट भी बहुत होगी, हम किस तरह से आगे बढ़ेंगे। तो उन सब से उन्होंने आगाह कर दिया, बता दिया। पर वह तो एक आदर्शवादी भावुक कवि था, जिसे अपार संपत्ति और यश तक की इतनी कामना नहीं थी जितनी आत्मसंतुष्टि के सुख की अभिलाषा थी। कहने का मतलब यह है कि कवि शैलेंद्र के लिए पैसे के लिए कभी भी उन्होंने नहीं सोचा, वो एक आत्मसंतुष्टि के लिए कर रहे थे कि उन्हें जीवन में एक मूवी बनानी है, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था। तो एक मूवी उन्हें बनानी थी जो उनकी आत्मसंतुष्टि थी कि भाई हाँ, कि अब मेरे जीवन का कोई दूसरा लक्ष्य नहीं है, मैंने बहुत सारे गाने लिखे, कविताएं लिखी, बस मेरी जिंदगी की एक अभिलाषा है कि वो एक बार मूवी बनाए। तो बस उनको एक आत्मसंतुष्टि हो जाएगी कि उन्होंने एक मूवी बना ली है। तीसरी कसम कितनी ही महान फिल्म क्यों ना रही हो, लेकिन यह एक दुखद सत्य है कि इसे प्रदर्शित करने के लिए बमुश्किल वितरक मिले। बमुश्किल वितरक का मतलब होता है कि उसको बेचने वाला कोई नहीं मिला, मतलब उसको खरीदने वाला भी कोई नहीं मिला, उसका प्रमोशन करने वाला कोई नहीं मिला। ये बहुत दुखद बात थी उस समय। बावजूद इसके कि तीसरी कसम में राज कपूर और वहीदा रहमान जैसे नामचीन सितारे थे, मतलब इतने बढ़िया कलाकार होने के बावजूद भी उस मूवी को रिलीज करने के लिए भी कोई सामने नहीं आया। शंकर जयकिशन का संगीत था, जिनकी लोकप्रियता उन दिनों 7वें आसमान पर थी, और इसके गीत भी फिल्म के प्रदर्शन के पूर्व ही बेहद लोकप्रिय हो चुके थे। ऐसा पहले भी आज भी होता है कि फिल्म रिलीज होने के पहले उसके गीत, उसके गाने जो हैं वो पहले से ही पूरी दुनिया पर राज करने लग जाते हैं। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर हुआ कि फिल्म रिलीज होने के पहले ही यहाँ पर उनके जो गाने हैं वो खूब लोकप्रिय हुए, लोगों को बहुत अच्छे लगे, लेकिन इस फिल्म को खरीदने वाला कोई भी नहीं था। दरअसल इस फिल्म की संवेदना किसी 2 से 4 बनाने का गणित जानने वाले की समझ में परे था। मतलब 2 से 4 बनाने का मतलब यह है कि कोई इस मूवी को खरीदे 5 में और बेचे 8 में, इसका मतलब होता है 2 से 5 का। तो इस तरह से उसमें कोई भी नहीं था। दरअसल इस फिल्म की संवेदना किसी 2 से 4 बनाने की गणित जानने वाले की समझ से परे था। उसमें रची वसी करुणा तराजू पर तौली जा सकने वाली चीज नहीं थी। इसलिए बमुश्किल जब तीसरी कसम रिलीज हुई तो इसका कोई प्रचार नहीं हुआ। फिल्म कब आई और कब चली गई मालूम ही नहीं पड़ा। ऐसी एक मूवी जिसने पूरी दुनिया पर राज किया, जिसके लिए राष्ट्रपति स्वर्ण पदक मिला, लेकिन कब रिलीज हुई, कब सिनेमा घर से हट गई, किसी को पता नहीं चला, लेकिन मूवी बहुत अच्छी थी। इसीलिए कवि शैलेंद्र के बारे में आज प्रहलाद अग्रवाल लिख रहे हैं कि उन्होंने किस तरह से अपने जीवन में संघर्ष सहा है। ऐसा नहीं है कि शैलेंद्र 20 सालों तक फिल्म इंडस्ट्री में रहते हुए भी वहां के तौर तरीकों से नवाकिफ थे। मतलब ऐसा नहीं है कि शैलेंद्र वहां के तौर तरीके को नहीं जानते हो, जानते थे, क्योंकि 20 साल से वहां पर काम कर रहे फिल्म इंडस्ट्री में। उनने गाने बनाए हैं, बहुत सारे गाने हैं जो हम आज सुनते हैं वो कवि शैलेंद्र ने लिखे हैं, जैसे अभी आएंगे कि परंतु उनमें उछल कर वे अपनी आदमियत नहीं खो सकते। श्री 420 का एक लोकप्रिय गीत है जो कवि शैलेंद्र ने लिखा, जो आज हम दोहराते हैं कि प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। इसके अंतरे की एक पंक्ति है, रातें 10 दिशाओं से कहेंगी अपनी कहानियां,
पर संगीतकार जय किशन ने आपत्ति भी जताई थी और उन्होंने ये कहा था कि कवि शैलेंद्र ने गाना लिखा बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें एक लाइन है कि रातें दसों दिशाएं, तो रातों दसों दिशाओं का मतलब है कि भाई दशाएं 10 होती हैं। तो इस पर उन्होंने आपत्ति जताई। किसने जताई? जय किशन ने, जो कौन है? बहुत अच्छे संगीतकार हैं, बहुत अच्छे म्यूजिशियंस हैं, बहुत अच्छा वो गाते हैं। उन्होंने खुद तीसरी कसम में गाना दिए हैं, बहुत संगीत दिया है। उन्होंने ये आपत्ति जताई कि उनका ख्याल था कि दर्शक 4 दिशाएं तो समझ सकते हैं लेकिन 10 दिशाएं नहीं। उनका कहना भी ठीक है कि भी जो मूवी देखने वाला है वो केवल 4 दिशाओं के नाम जानता है कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। 10 दिशाओं के नाम कौन जानता है? 10 दिशाएं क्या होती हैं वो दर्शक नहीं जानता है, देखने वाला नहीं जानता है कि और कौन सी 6 दिशाएं हैं जो हो सकती हैं। तो उन्होंने ये आपत्ति एक रोड़ा अटकाया कि भाई लोग 10 दिशाओं की जगह 4 दिशाएं जानते हैं तो वहां पर 10 दिशाएं नहीं समझ सकते हैं। लेकिन कवि शैलेंद्र परिवर्तन के लिए तैयार नहीं हुए, उन्होंने बदलाव नहीं किया कि वो 10 की जगह 4 कर दें। उन्होंने नहीं बदला। क्यों नहीं बदला? क्योंकि उनका दृढ़ मंतव्य था, उनका ये मानना था कि दर्शकों की रुचि की आड़ में हमें उथलेपन को उन पर नहीं थोपना चाहिए। मतलब हमें दर्शकों की आड़ पर, मतलब कि जो देखने वाला है, मूवी देखने वाला है, गाना सुनने वाला है, उनकी आड़ में हम कभी भी उधड़ेपन को नहीं दर्शा सकते हैं। कलाकार का यह कर्तव्य भी है कि वह उपभोक्ता की रुचियों का परिष्कार करने का प्रयत्न करे। मतलब वो देखने वाले का, खरीदने वाले के लिए उसके मन को स्वच्छ करे, परिष्कार करे, परिमार्जित करे, साफ करे। और उनका यकीन गलत नहीं था। यही नहीं, वे बहुत अच्छे गीत भी जो उन्होंने लिखे बेहद लोकप्रिय हुए। शैलेंद्र ने झूठे अभिजात्य को कभी नहीं अपनाया। झूठे अभिजात्य का मतलब होता है कि उन्होंने दोगलेपन को कभी भी नहीं अपनाया कि भी वो किसी के सामने कुछ कहें और किसी के सामने कुछ कहें, तो ये उन्होंने कभी भी नहीं किया है। उनके गीत भाव प्रवण थे। भाव प्रवण का मतलब होता है कि उनके जो गीत हुआ करते थे वो एक अंदर से फील लेने वाले थे। मतलब वो कुछ एक नई फीलिंग जिसमें आ जाएं, ऐसे उनके गीत थे। दुरूह नहीं थे। दुरूह का मतलब होता है दोगलेपन वाले नहीं थे। मतलब उसमें जो ऑथेंटिक बात थी सिर्फ वही बात कहते थे। वो ये नहीं है कि बड़ा चढ़ा करके और अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग करके जो नहीं है उसको वैसा भी कहें, ऐसा उनके अंदर बिल्कुल भी नहीं था। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पर लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। ये जो गाना है, इस गीत में शैलेंद्र, ये गीत जो है वो शैलेंद्र ने ही लिखा है और शांत नदी का प्रवाह और समुद्र की गहराई लिए हुए यही विशेषता उनकी जिंदगी की थी और यही उन्होंने अपनी फिल्म के द्वारा भी साबित किया है। कहने का मतलब यह है कि जिस तरह नदी शांत होकर के प्रवाहवान होती है और जाकर के समुद्र की गहराई में मिल जाती है, ठीक वैसे ही तीसरी कसम में कवि शैलेंद्र ने अपनी भूमिका निभाई है कि बिल्कुल शांत होकर के, और वो कहते हैं ना कि काम ऐसा करो कि कामयाबी सब में हल्ला मचा दे। तो इस तरह से उन्होंने अपना काम किया, बिल्कुल शांति से नदी की तरह काम किया और जब जाकर के मिली तो इतने बड़ा महासागर में मिलकर के समुद्र के तौर पर बनी। तो ठीक वैसे ही कवि शैलेंद्र ने भी अपनी तीसरी कसम में ऐसा साबित कर दिया था। तीसरी कसम यदि एकमात्र नहीं तो चंद उन फिल्मों में से एक है जिन्होंने साहित्य रचना के साथ 100% न्याय किया हो। शैलेंद्र ने राज कपूर जैसे स्टार को हीरामन बना दिया था। यानी अब ध्यान रखना, पूछा जा सकता है एमसीक्यूज क्वेश्चन कोई सा भी अगर आपका आ जाए कि राज कपूर को तीसरी कसम मूवी में क्या नाम दिया गया था, तो हीरामन नाम दिया था। ध्यान रखना, याद रखना, सभी अंडरलाइन कर लेना। हीरामन पर राज कपूर हावी नहीं हो सका और छीट की सस्ती साड़ी में लिपटी हीराबाई, यानी कि जो वहीदा रहमान जो उसकी हीरोइन है, उसका नाम इस मूवी में दिया गया था हीराबाई, ने वहीदा रहमान की प्रसिद्ध ऊंचाइयों को बहुत पीछे छोड़ दिया था। कजरी नदी के किनारे उकड़ू बैठा हीरामन जब गीत गाते हुए हीराबाई से पूछता है, मन समझती है ना आप, तब हीराबाई जुबान से नहीं आंखों से बोलती है। कहने का मतलब यह है कि यहां पर जब राज कपूर ने इसमें अभिनय किया
तो हीरामन जो उनके लिए नाम दिया गया, एक ऐसी थीम बनाई गई कि वो एक छोटे से गांव का रहने वाला है, बैलगाड़ी चलाता है, और ऐसे छोटे से गांव का रहने वाला हीरामन, उसके ऊपर राज कपूर यानी कि जो उसका प्रसिद्ध नाम था वो कभी हावी नहीं हुआ। कहने का मतलब यह है कि जिस रोल को उन्होंने किया, जिस कलाकार ने जिस रोल को किया है, वो उस रोल में इतने घुस गए थे कि उनके लिए राज कपूर की याद नहीं आई। वो हमेशा उस दिन के बाद से, उस मूवी के बाद में हीरामन के नाम से ज्यादा प्रचलित हुए, क्योंकि उन्होंने उस मूवी में उस रोल को इतना अपने अंदर ले लिया था कि वो और दूसरे में नहीं जा पाए। इतना अच्छा उन्होंने यहां पर काम किया था। कहा जा सकता है कि तब हीराबाई जुबान से नहीं आंखों से बोलती है। दुनिया भर के शब्द उस भाषा को अभिव्यक्ति नहीं दे सकते, यानी कोई भी ऐसा शब्द नहीं है कि वो उस भाषा को अभिव्यक्त कर सके, उसको बता सके। किस भाषा को? जिस भाषा को यहाँ पर राज कपूर और वहीदा रहमान ने दिया। कौन सी भाषा है? तो जैसे कि हीरामन ने तो यहाँ पर गाने में बताया कि मन समझती है ना आप, मन समझती है ना आप, यह वहां पर गाने में कहा गया। लेकिन वही वहीदा रहमान जो वहां की हीरोइन है, वो वहां पर केवल और केवल अपनी आंखों से देख करके बता देती है और उसका उत्तर उन्हें मिल जाता है। तो इस तरह का जो एक प्रेम है, इस तरह का जो एक अभिनय है, वो केवल राज कपूर और वहीदा रहमान कर सकती हैं। तो इस तरह का कोई भी शब्द जो है भाषा में नहीं दे सकता है। ऐसी ही सूक्ष्मताओं से स्पंदित थी तीसरी कसम। ऐसी ही अनेक और भी छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी बातें थीं उस मूवी में, इसीलिए इसका नाम रहा तीसरी कसम। अपनी मस्ती में डूबकर झूमते गाते गाड़ी बान, चलत मुसाफिर मोह लियो रे पिजड़े वाली दुनिया। टप्पर गाड़ी में हीराबाई को जाते हुए देखकर उनके पीछे दौड़ते गाते बच्चों का हुजूम, लाली लाली डोलिया में लारी ले दुनरिया, एक नौटंकी की बाई में अपनापन खोज लेने वाला सरल हृदय गाड़ीवान, अभावों की जिंदगी जीते लोगों के सपनीले कह कहे। मतलब कि ये है कि राज कपूर का जो यहाँ पर रोल रहा है, वो एक छोटा सा टपरी वाला एक गाड़ीवान, जिसे वो गाड़ी चलाने वाला होता है, उसको गाड़ीवान कहा गया है। और उस गाड़ीवान के लिए एक जो कहा जा सकता है कि एक नौटंकी करने वाली बाई है जिसका नाम हीराबाई है, वो किस तरह से उससे एक अपनापन दिखा देता है, वो सारी बातें हैं वो उसमें बताई गई हैं तीसरी कसम में। आगे चलते हैं। इसमें बताया कि हमारी फिल्मों की सबसे बड़ी कमजोरी होती है लोक तत्व का अभाव। बिल्कुल सही बात इसमें बताई गई है। लोक तत्व का अभाव का मतलब होता है कि जो ऑथेंटिक चीज है उस चीज को फिल्म नहीं बताता, बल्कि उससे मिलता जुलता या ये कहें कि उसकी जगह पर कुछ और दूसरा चीज प्रदर्शित कर देता है। ये सबसे बड़ी कमी आज की फिल्म इंडस्ट्री में है। बेजिंदगी से दूर होती हैं। यदि त्रासद स्थितियों का चित्रांकन होता है तो उन्हें ग्लोरीफाई किया जाता है। दुख का ऐसा बीभत्स रूप प्रस्तुत होता है जो दर्शकों का भावनात्मक शोषण कर सके। मतलब दुख का तो उसमें इस तरह का रोल दिया जाता है कि जिससे जो देखने वाला है उसी का शोषण होता है, वो ही अपने आप में डिप्रेस होता चला जाता है। और तीसरी कसम की यह खास बात थी कि वह दुख को भी सहज स्थिति में जीवन सापेक्ष प्रस्तुत करती है। मतलब कि तीसरी कसम मूवी ऐसी, अगर उसने अपनी फिल्म में किसी दुखित या ऐसा कोई रोल, ऐसा कोई दृश्य, उसमें ऐसा कोई सीन आया जिसमें वो दुखी हैं, तो वो भी एक सहज रूप से दुखी बताया। उसमें कोई बनावटी दुखीपना नहीं है, एक सहज है जो एक स्थिति में होता है। वो सारी बातें भी इसमें बताई गई। मैंने शैलेंद्र को गीतकार नहीं कवि कहा है। किसने कहा है? जो इस चैप्टर के लेखक हैं प्रहलाद अग्रवाल। उन्होंने शैलेंद्र को गीतकार नहीं कहा बल्कि कवि कहा, क्योंकि वे सिनेमा की चकाचौंध के बीच रहते हुए यश और धन लिप्सा से कोसों दूर रहे। जो बात उनकी जिंदगी में थी वही उनके गीतों में भी। उनके गीतों में सिर्फ करुणा नहीं, जूझने का संकेत भी था और वह प्रक्रिया भी मौजूद थी जिसके तहत अपनी मंजिल तक पहुंचा जाता है। व्यथा आदमी को पराजित नहीं करती। व्यथा यानी कि दुख आदमी को पराजित यानी कि हार नहीं दिलाता, उसे आगे बढ़ने का संदेश देती है। बहुत अच्छी लाइन है, आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझना, ठीक है ना। व्यथा का मतलब होता है दुख और पराजित का मतलब होता है हार। तो मतलब जो व्यथा है, दुख है, पीड़ा है,
कभी भी हम अगर दुखी हो रहे हों तो दुखी होते समय उसमें हार मत मानो, वो हमारी हार नहीं है, बल्कि हमें आगे बढ़ने के लिए एक नया संकेत, नया संदेश देती है कि नहीं, अभी यहां पर हमें रुकना नहीं है बल्कि और आगे जाना है। शैलेंद्र ने तीसरी कसम को अपनी भाव प्रवणता का सर्वश्रेष्ठ तथ्य प्रदान किया है। मुकेश की आवाज में शैलेंद्र का यह गीत जो अद्वितीय बन गया था, सजनवा बैरी हो गए हमारे चिठिया हो तो हर कोई बाँचे भाग न बाँचे कोई। ये एक गाना है जो मुकेश की आवाज में है। एक मुकेश नाम से बहुत अच्छे सिंगर हुए हैं, पूरा नाम जो है उनका, तो मुकेश नाम से एक सिंगर हैं, उन्होंने एक गाना गाया जो कवि शैलेंद्र ने ही लिखा था। अभिनय के दृष्टिकोण से तीसरी कसम राज कपूर की जिंदगी की सबसे हसीन फिल्म है। राज कपूर, जिन्हें समीक्षक और कला मर्मज्ञ आंखों से बात करने वाला कलाकार मानते हैं, तीसरी कसम में मासूमियत के चरमोत्कर्ष को छूते हैं। मतलब कि जिस कलाकार के लिए लोग ये मानते हैं कि ये तो सर्वश्रेष्ठ कलाकार है, लेकिन इस मूवी में, इस तीसरी कसम मूवी में उनकी जो मासूमियत है, जो मासूमपना है, वो उनका बहुत उत्कृष्ट है, बहुत ऊंचा है। अभिनेता राज कपूर जितनी ताकत के साथ तीसरी कसम में मौजूद थे, उतना जागते रहो में भी नहीं। मतलब एक उनकी दूसरी मूवी थी जागते रहो, उसमें भी इतना उन्होंने अपना साहस नहीं दिखाया जितना कि तीसरी कसम में दिखाया। जागते रहो में राज कपूर के अभिनय को बहुत सराहा गया था, लेकिन तीसरी कसम वह फिल्म है जिसमें राज कपूर अभिनय नहीं करता, वह हीरामन के साथ एकाकार हो जाता है। एकाकार होने का मतलब है राज कपूर खुद अभिनय नहीं कर रहे, बल्कि हीरामन ऐसा है, तो हीरामन और राज कपूर का जो एक रिश्ता है वो एक हो गया। मतलब कहा जा सकता है कि हीरामन कहें या राज कपूर कहें, दोनों एक ही बात है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में हीरामन को ही अपना सब कुछ बना लिया था। खालिश देहाती भुच्च गाड़ीवान जो सिर्फ दिल की जुबान समझता है, दिमाग की नहीं, जिसके लिए मोहब्बत के सिवा किसी दूसरी चीज का कोई अर्थ नहीं। बहुत बड़ी बात यह है कि तीसरी कसम राज कपूर के अभिनय जीवन का वह मुकाम है जब वह एशिया के सबसे बड़े शोमैन के रूप में स्थापित हो चुके थे। मतलब ये जो तीसरी कसम मूवी बनी और उसमें इन्होंने अपना एक जीवन निभाया, अभिनय किया, बहुत अच्छे से रोल किए, वो उस समय की बात है जब एशिया के सबसे बड़े शोमैन के नाम से जाने जाने वाले थे। तो प्रश्न आपको बन सकता है कि राज कपूर को एशिया का सबसे बड़ा शोमैन माना गया, तो इसमें आपको प्रश्न पूछा जाएगा किसे एशिया का शोमैन माना गया, तो आपका उत्तर होगा राज कपूर। उनका अपना व्यक्तित्व एक किंवदंती बन चुका था। किंवदंती का मतलब होता है कि लोगों की जुबान से एक नई नई कहानी सुनने को, उनके बारे में कोई ना कोई एक नई कहानी सुनने को मिले, ऐसा किंवदंती बन चुका था। लेकिन तीसरी कसम में वह महिमामय व्यक्तित्व पूरी तरह हीरामन की आत्मा में उतर गया था। वह कहीं हीरामन का अभिनय नहीं करता, अपितु खुद हीरामन में ढल गया है। हीराबाई की फेनू गिलासी बोली पर रीझता हुआ, उसकी मनुआ नटुआ जैसी भोली सूरत पर न्योछावर होता हुआ और हीराबाई की तनिक सी उपेक्षा पर अपने अस्तित्व से जूझता हुआ सच्चा हीरामन बन गया था। कौन? राज कपूर। यानी राज कपूर के अभिनय को उन्होंने इतने अच्छे तरीके से समझाया। ऐसा कहा गया कि राज कपूर वहां अभिनय नहीं करता, बल्कि हीरामन राज कपूर बनकर के काम कर रहा है। मतलब कहने का यह है कि हीरामन कहें या राज कपूर कहें, दोनों एक ही बात होगी। और उन्होंने किस तरह से संघर्षमय जीवन उस मूवी में बताया, ये सारी बातें जो हैं कवि शैलेंद्र ने एक फिल्म जिसका नाम तीसरी कसम है उसमें बताया। और यही तीसरी कसम मूवी जो पटकथा है, वो मूल कहानी के लेखक जो हैं वो फणेश्वर नाथ रेणु हैं और उन्होंने स्वयं तैयार की है। कहानी का रेसा रेसा, उसकी छोटी से छोटी बारीकियां फिल्म में पूरी तरह उतारी गई हैं। नहीं तो आजकल होता क्या है कि जो मूवी को लिखता है, जो एक कहानी लिखता है, उस कहानी के लिखने का अभिप्राय क्या रहा, उसमें बताना क्या चाहते हैं, लेकिन फिल्म निर्माण करने वाले लोग जो आज डायरेक्टर बने हुए बैठे हैं, वो आज उस मूवी को बदल करके, उस कहानी को बदल करके हमारे सामने कुछ नया प्रस्तुत करते हैं। तो ये उनका एक अपना कर्तव्य है। लेकिन तीसरी कसम एक ऐसी मूवी रही जिसको लिखने वाला कोई और, निर्माण करने वाला कोई और उसमें अभिनय करने वाला एशिया का सबसे बड़ा शोमैन राज कपूर था। तो ऐसे में इस मूवी को सुपरहिट बनाने वाले
कवि शैलेंद्र की कहानी आज हमने पढ़ी और इनके ऊपर बनाए गए प्रश्नोत्तर जो हम आज पूरे करेंगे। और इन्हीं प्रश्नोत्तर के साथ में हम सभी ध्यान रखें आप अपने बोर्ड की तैयारी के लिए। लेकिन अगर हमें ये समझना है कि तीसरी कसम मूवी में क्या सच्चाई थी, हीरामन कौन था, किस तरह से हीराबाई थी, तो उसमें वो सारी चीज़ें जो हैं वो हमें ब्लैक एंड वाइट पर्दे पर देखना पड़ेगा। आज के समय में हम उस पर्दे पर नहीं देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो एक दर्शन है, हमारा जो देखना है, वो केवल और केवल रंगीन हो चुका है। और अगर हमें थोड़ा सा हट करके और कुछ नया सीखना है तो हमें कवि शैलेंद्र की बनाई गई तीसरी कसम मूवी को जरूर देखना चाहिए, जिसमें हमें पता चलेगा कि गरीबी क्या होती है, स्थितियां क्या होती हैं, परिश्रम क्या होता है और आगे बढ़ने का एक जुनून क्या होता है। वो सारी बातें हमें उस मूवी में देखने को मिलेंगी। तो चलते हैं आज के प्रश्नोत्तर की तरफ, जो कि इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर हैं। सबसे पहले प्रश्न है लिखित प्रश्नों में से, आपकी बुक में भी है, आपके बुक से लिए गए प्रश्न हैं, उन्हीं के उत्तर हम यहाँ पर समझेंगे। और मौखिक प्रश्नों के उत्तर जो हैं वो हम लास्ट में जाकर के समझेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, तीसरी कसम फिल्म को सेलुलाइट पर लिखी कविता क्यों कहा गया है? उत्तर, तीसरी कसम फिल्म को देखकर कविता जैसी अनुभूति होती है। मतलब जब हम तीसरी फिल्म को देखते हैं तो उसमें ऐसा लगता है कि जैसे हम कोई कविता सुन रहे हैं, क्योंकि यह फिल्म एक कवि की कोमल भावनाओं की प्रस्तुति थी जिसे फिल्म के जरिए उतारा गया था। इस फिल्म में कविता जैसी संवेदना और भावुकता है, अतः तीसरी कसम फिल्म को सेलुलाइट पर लिखी कविता कहा गया है। दूसरा प्रश्न है, तीसरी कसम फिल्म को खरीदार क्यों नहीं मिल रहे थे? बहुत अच्छा प्रश्न है, आपको आ सकता है, बड़े प्रश्नों में भी इसका उत्तर दे सकते हैं आप। यह फिल्म एक सामान्य कोटि की मनोरंजक फिल्म ना होकर एक उच्च कोटि की साहित्यिक फिल्म थी। साहित्यिक फिल्म का मतलब होता है कि एक ऐसी ट्रेडिशनल कहानी जिसमें बताई गई है जो आज के समय में लोग देखना पसंद नहीं करते हैं। इस फिल्म में अनावश्यक मनोरंजक मसाले नहीं डाले गए। मतलब ये कहा जा सकता है कि इसमें अनावश्यक, बिना मतलब की कोई भी बात नहीं है। साथ ही फिल्म वितरक इस फिल्म की करुणा को पैसे के तराजू में तौल रहे हैं और कोई जोखिम उठाने को तैयार नहीं थे, इसलिए तीसरी कसम फिल्म को खरीदार नहीं मिल रहे थे। यह फिल्म कब रिलीज हुई और कब चली गई, लोगों को पता भी नहीं चला। तीसरा प्रश्न है, शैलेंद्र के अनुसार कलाकार का कर्तव्य क्या है? कलाकार का कर्तव्य क्या होना चाहिए कवि शैलेंद्र के अनुसार, बताइए। तो उत्तर होगा कि शैलेंद्र के अनुसार हर कलाकार का यह कर्तव्य है कि वह दर्शकों को रुचियों का परिष्कार करने का प्रयास करे, ना कि दर्शकों का नाम लेकर उन पर सस्ता और उथला मनोरंजन थोपने का प्रयास करे। मतलब जो वास्तविकता है उसी वास्तविक चीज को बताए, उससे अलग और उससे भिन्न कोई भी बात नहीं बताए। फिल्म में त्रासद स्थितियों का चित्रांकन ग्लोरीफाई क्यों कर दिया जाता है? उत्तर है, फिल्मों में त्रासद स्थितियों का चित्रांकन ग्लोरीफाई इसलिए कर दिया जाता है जिससे कि दर्शकों का भावनात्मक शोषण किया जा सके और उन्हें फिल्म देखने के लिए मजबूर और आकर्षित किया जा सके। इनमें वास्तविकता को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है जिससे फिल्में ज्यादा बिकती हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं वो हम आज के समय में देखते हैं। बस आपको एक प्रश्न जो है इसमें बन सकता है, बहुत जरूरी है, आप लोग ध्यान से अपनी कॉपी में नोट कर लेना। प्रश्न ये है कि भारतीय फिल्मों में, या कह सकते हैं कि भारतीय फिल्म निर्माणकर्ताओं में और पहले के फिल्म निर्माणकर्ताओं में क्या अंतर होता है, ये स्पष्ट करना है कि आज के समय में फिल्म बनाने वाले कैसे हैं और पहले के समय जो फिल्म बनाने वाले थे, जैसे कि कवि शैलेंद्र के बारे में हमने पढ़ा है, ऐसे ही और भी फिल्म निर्माण करने वाले होंगे जिन्होंने एक वास्तविकता को बताने का प्रयास किया। नहीं तो आज के समय में तो फिल्में केवल और केवल एक क्या हो गई हैं, मनोरंजन का केंद्र बन गई हैं। उसमें हमें कोई भी वास्तविकता नहीं मिलती है और हम जो दिखाया जाता है उसको सच मान लेते हैं। लेकिन जब सच बताया जाता था तो उसको कोई खरीदने वाला नहीं होता था। ये उत्तर आप उसमें दे सकते हैं। पांचवा प्रश्न है, शैलेंद्र ने राज कपूर की भावनाओं को शब्द दिए हैं, इस कथन से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। इसको आपको अपने अंदाज में लिखना है, अपने शब्दों में लिखना है, फिर भी मैंने यहाँ पर बताने की कोशिश की है। राज कपूर वैसे भी आंखों से बात करने वाले कलाकार माने जाते थे। शैलेंद्र ने राज कपूर की इन्हीं भावनाओं को अपने गीतों में शब्दों की अभिव्यक्ति प्रदान की। कहने का तात्पर्य यह है कि राज कपूर जो कुछ भी अपनी फिल्मों के माध्यम से कहना चाहते थे
उसे गीतकार शैलेंद्र अपने गीतों के माध्यम से प्रकट कर देते थे। यही कारण है कि शैलेंद्र ने राज कपूर की भावनाओं को शब्द दिए। 6वें नंबर का प्रश्न है कि लेखक ने राज कपूर को एशिया का सबसे बड़ा शोमैन कहा। शोमैन से आप क्या समझते हैं? शोमैन का मतलब क्या है? शोमैन का तात्पर्य क्या है? हम क्या समझेंगे शोमैन मतलब क्या है? उत्तर है, शोमैन ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो अपने ही जीवन काल में एक किंवदंती बन चुका हो। किंवदंती का मतलब होता है जिसके बारे में सब लोग बातें कर रहे हो, नई नई तरह की बातें कर रहे हो, जिसका नाम सुनकर ही फिल्में बिकती हों। जैसे कि आज के समय में भी ऐसे बहुत से फिल्म एक्टर हैं जिनके नाम से ही फिल्म बिकती हैं, जिनके नाम, बस उनका तो एक रोल अगर उस मूवी में हो जाए तो वो फिल्म लाखों कमा लेती हैं। उसी तरह से शोमैन का काम होता है और उसका नाम ही दर्शक को सिनेमा घर तक खींच सकता है। राज कपूर की सभी फिल्में और उनका व्यक्तित्व शोमैन मानदंडों पर खरी उतरती थी, अतः लेखक ने राज कपूर को एशिया का सबसे बड़ा शोमैन कहा है। इसके बाद में फिल्म तीसरी कसम के गीत रातों दसों दिशाओं से कहेंगी अपनी कहानियां पर संगीतकार जय किशन ने आपत्ति क्यों की? इसमें आप लोगों को उत्तर देना है कि जब श्री 420 मूवी बनाई गई तो उसमें एक गाना आया था, प्यार हुआ इकरार हुआ, उसमें एक लाइन थी रातों दसों दिशाएं। तो इसमें जय किशन ने क्यों आपत्ति दिखाई, क्यों उन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया, क्यों क्वेश्चन मार्क किया कि आज दर्शक 10 दिशाओं को नहीं समझता है, 4 दिशाएं होनी चाहिए? तो यहां पर उत्तर होगा, फिल्म श्री 420 के गीत रातों दसों दिशाओं से कहेंगी अपनी कहानियां पर संगीतकार जय किशन ने आपत्ति इसलिए की क्योंकि उनके अनुसार साहित्यिक सोच और जन सामान्य की सोच में अंतर होता है। देखें, दोनों चीज को आप समझो, साहित्यिक सोच और जन सामान्य सोच क्या होती है? साहित्यिक सोच वह कहलाती है जो ट्रेडिशनल रूप से पारंपरिक तरीके से पढ़ करके आती है, जिससे हम लिटरेचर भी कहते हैं, और उस लिटरेचर को जो पढ़ने वाला होता है, जो फिलोसॉफी पढ़ता है, उसे पता होता है। और जन सामान्य की सोच का मतलब होता है कि जो हम सामान्य तरीके से लोगों में रह करके, लोगों के आसपास रह करके हम जो समझते हैं, सोचते हैं, वो जो नजरिया होता है वो जन सामान्य का नजरिया होता है। और जो हम पारंपरिक दार्शनिक तरीके से पढ़ करके जो हम ज्ञान अर्जित करते हैं, सोच बनाते हैं, वो कहलाता है साहित्यिक सोच। इसलिए दर्शक 4 दिशाएं तो जानते हैं परंतु 10 दिशाओं का ज्ञान सभी को नहीं होगा, जिसके कारण दर्शक और कहानीकार या गीतकार के बीच में उचित तालमेल का अभाव हो रहा था। हालांकि बाद में यह गीत बहुत प्रसिद्ध भी हुआ। प्रसिद्ध ही क्या, बल्कि आज भी हम लोग देखते हैं, आप लोग क्या, हम सभी भी इस गाने को सुनकर के एक अच्छा महसूस करते हैं। आप उस गाने को सुनना, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। गाने का जो प्रारंभ करना है वो रातों दिशाओं दसों दिशाओं से नहीं है, बल्कि इस शब्द से है, प्यार हुआ इकरार हुआ। ये गाना उस समय बहुत चलता था और आज भी हम सभी इसको रीमिक्स में सुनने को आतुर रहते हैं। आगे चलते हैं। इसमें 8वें नंबर के प्रश्न पर बताया कि राज कपूर द्वारा फिल्म की असफलता के खतरों से आगाह करने पर भी शैलेंद्र ने यह फिल्म क्यों बनाई? मतलब राज कपूर ने पहले ही शैलेंद्र को कह दिया था कि इस फिल्म में असफल हो गए, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन फिर भी राज कपूर शैलेंद्र ने इस कहानी को आगे क्यों बनाया, क्यों इस मूवी को बनाया, उसका कारण स्पष्ट करना है। राज कपूर जैसे अनुभवी निर्माता निर्देशक के आगाह करने के बावजूद शैलेंद्र कवि शैलेंद्र उन्हें फिल्म बनाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें धन सम्मान की कामना नहीं थी। उन्हें यह नहीं था कि मुझे पैसे मिले, जब जिसे यही मतलब नहीं है कि पैसे मिले अथवा नहीं मिले, तो उन्हें फिल्म बनाने से भी कोई कतराना नहीं चाहिए। वे तो केवल अपनी आत्मसंतुष्टि, अपनी मन की भावनाओं की अभिव्यक्ति और दर्शकों के मन को छूना चाहते थे। इसलिए उन्होंने नफा नुकसान, नफा का मतलब होता है फायदा, नफा का मतलब फायदा और नुकसान का मतलब हानि, लाभ और हानि से परे परे हो, यानी कि दूर हो करके और अपने कलाकार मन के साथ समझौता न करते हुए तीसरी कसम फिल्म का निर्माण किया। उन्होंने ये सोच करके बिल्कुल भी नहीं किया कि वो पैसा कमाएंगे, बल्कि एक उन्हें आत्मसंतुष्टि हुई कि उन्होंने अपने जीवन में एक मूवी जरूर बनाई है। तीसरी कसम में राज कपूर का महिमा में व्यक्तित्व किस तरह हीरामन की आत्मा में उतर गया था, यह स्पष्ट कीजिए। आप लोगों को बहुत अच्छा प्रश्न है, आप लोगों से पूछा जा सकता है कि तीसरी कसम में राज कपूर ने जो हीरामन का रोल किया था, वह हीरामन के रोल में राज कपूर कितने अच्छे तरह से फिट बैठे, ये चीज आपको बतानी है।
तो तीसरी कसम फिल्म में राज कपूर ने हीरामन का किरदार कुछ इस तरह निभाया कि जैसे उन्होंने हीरामन को आत्मसात कर लिया हो। आत्मसात करने का मतलब होता है कि खुद ही हीरामन बन गए हो, करते हुए भी अपने आप को उस पर हावी नहीं होने दिया। और कलाकार की यह सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। राज कपूर ने हीरामन गाड़ीवान का भोलापन, हीराबाई में अपनापन खोजना, उसकी उपेक्षा पर अपने ही आप से जूझना आदि को बड़ी ही खूबसूरती से पेश किया है, जो केवल दिल की जुबान समझता है। एक और मैं थोड़ी सी बात आपको कंफर्म कर दूं कि उसकी उपेक्षा पर अपने ही आप से जूझना, ये बहुत अच्छी लाइन है और हमें कुछ सिखाती है। क्या सिखाती है? कवि शैलेंद्र ने अपनी मूवी में जब हीरोइन का हीरो से रूठना, उसकी जब उपेक्षा करता है, हीरो की जब उपेक्षा करता है हीरोइन, तो जब वहीदा रहमान ने हीरामन यानी कि राज कपूर की उपेक्षा की, मतलब कि उससे बिल्कुल विपरीत गई, उल्टी गई, उसको नहीं समझने की कोशिश की, जैसा कि आजकल भी लड़कियों में होता है कि वो लड़कों को नहीं समझती है, तो इस मूवी में भी एक लड़की जो उस लड़के को नहीं समझती है, लेकिन फिर भी वह लड़का किस तरह से अपने आप से जूझता है, अपने आप में वो रहता है और अपने आप को ऐसा दिखाता है जैसा कि उसको कुछ भी नहीं हुआ है। इस बात को भी इस मूवी में बहुत अच्छे से बताया गया। इसमें ये सब चीजें जो हैं खूबसूरती से पेश किया है, जो केवल दिल की जुबान समझता है, दिमाग की नहीं। आगे प्रश्न है 10वें नंबर का कि लेखक ने ऐसा क्यों लिखा कि तीसरी कसम ने साहित्य रचना के साथ 100% न्याय किया है। लेखक प्रहलाद अग्रवाल हैं और उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि तीसरी मूवी जो है वो एक साहित्य के लिए न्याय दिलाने के लिए 100% है। उत्तर है, तीसरी कसम एक शुद्ध साहित्यिक फिल्म थी। इस फिल्म को लेखक श्री फणीश्वर नाथ रेणु जी की कहानी के मूल स्वरूप में जरा भी बदलाव किए बिना बनाया। मतलब नहीं तो आजकल क्या होता है कि कहानी कुछ होती है, दिखाया कुछ जाता है और समझाया कुछ और जाता है, लेकिन इसमें तीनों ही चीज बराबर रही, जैसी कहानी, जैसा देखना और जैसा समझना। इसलिए इसको साहित्य रचना के साथ 100% न्याय दिलाया गया। इस फिल्म की पटकथा स्वयं रेणु जी ने लिखी थी। इस फिल्म में दर्शकों के लिए किसी भी प्रकार के काल्पनिक मनोरंजन को जबरदस्ती ठूंसा नहीं गया गया। मतलब ये नहीं है कि भी जबरदस्ती उसमें मनोरंजन को डाल दिया जाए, जबरदस्ती कोई ना कोई ऐसा सीन डाल दिया जाए जिससे कि आज का देखने वाला दर्शक उससे प्रभावित हो जाए, ऐसा उसमें कुछ भी नहीं था। इस फिल्म ने कहानी की मूल आत्मा अर्थात भावुकता के साथ 100% न्याय किया था। इसलिए लेखक ने ऐसा लिखा है कि तीसरी कसम ने साहित्य रचना के साथ 100% न्याय किया है। इस फिल्म को उसी रूप में प्रस्तुत किया गया जैसा उसका मूल कहानी में बताया गया है। 11वें नंबर का प्रश्न है, शैलेंद्र के गीतों की क्या विशेषताएं हैं? तो शैलेंद्र के गीतों की विशेषताएं स्वयं अपने शब्दों में लिखना है। कुछ एक दो गीतों को उनके सुने, आप गूगल करें, यूट्यूब पर सुने और फिर उसके बाद उसमें से निष्कर्ष निकाल करके हम खुद उसमें लिखें। फिर भी कुछ जो मैंने इसमें बताया है कि शैलेंद्र के एक भावनात्मक और आदर्श कवि होने के कारण उनके गीत सरल, सहज, संदेशात्मक और मन को छूने वाले होते थे। उनके गीतों में गहराई के साथ आम आदमी से जुड़ाव भी होता था। जैसा उनका व्यक्तित्व सीधा और सरल था, वैसे ही उनकी गीत रचनाएं भी कठिनता से कोसों दूर होती थी। इस तरह से इसमें प्रश्न उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो 12वें नंबर का प्रश्न है कि फिल्म निर्माता के रूप में शैलेंद्र की विशेषताओं का पर प्रकाश डालिए। यानी फिल्म निर्माता के रूप में, यानी आपको यह समझना है कि शैलेंद्र अभी कवि नहीं है बल्कि फिल्म को बनाने वाले हैं, और अगर वो फिल्म को बनाने वाले हैं तो हम उनके फिल्म निर्माता के रूप में हम उनको कैसा जानते हैं उसके ऊपर हमें बताना है। तो उत्तर आएगा कि तीसरी कसम फिल्म निर्माता के रूप में शैलेंद्र की पहली और अंतिम फिल्म थी। यह फिल्म उन्होंने बिना किसी व्यावसायिक लाभ यानी बिना किसी बिजनेस के प्रसिद्धि के कामना ना करते हुए केवल अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए बनाई है। उनके सीधे साधे व्यक्तित्व की छाप उनकी फिल्म के किरदार हीरामन में बखूबी दिखाई देती है। शैलेंद्र ने फिल्म निर्माण के खतरों से परिचित होकर भी एक शुद्ध साहित्यिक फिल्म का निर्माण कर अपने साहसी होने का परिचय दिया है। सिद्धांतवादी होने के कारण उन्होंने अपनी फिल्म में
कोई भी परिवर्तन स्वीकार नहीं किया। सिद्धांतवादी वही होता है जो अपने सिद्धांतों पर खरा उतरे। 13वें नंबर का प्रश्न है कि शैलेंद्र के निजी जीवन की छाप उनकी फिल्म में झलकती है, कैसे, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है कि शैलेंद्र अपने जीवन में सीधे सरल व्यावसायिकता से कोसों दूर, यानी वो अपने सीधे साधे जीवन में व्यवसाय यानी बिजनेस से बहुत दूर रहते थे। मतलब वो अपने जीवन को, अपनी कार्य को व्यवसाय ना समझ करके बल्कि अपनी खुद की कर्तव्य और जिम्मेदारी समझते थे। सिद्धांतवादी व्यक्ति थे। यही सब बातें उनकी इस फिल्म में भी झलकती हैं। जिस प्रकार शांत नदी का प्रवाह और समुद्र की गहराई उनके जीवन की विशेषता थी, वही सब विशेषता उनके सीधे साधे धन से कोसों दूर प्रेम को ही अपना सर्वस्व समझना आदि फिल्म के किरदार हीरामन में बखूबी दिखाई देते हैं। बाद में प्रश्न बताया कि लेखक ने, अथवा कहें कि लेखक के इस कथन से कि तीसरी कसम फिल्म कोई सच्चा कवि हृदय ही बना सकता था, आप कहां तक सहमत हैं, स्पष्ट कीजिए। प्रश्न समझें। प्रश्न ये कहा गया है कि लेखक कहता है कि तीसरी कसम फिल्म जो है कोई एक सच्चा कवि हृदय ही बना सकता था, मतलब उसको और कोई नहीं बना सकता था, एक ऐसा व्यक्ति बना सकता था जो एक अच्छा कवि हो। तो उनके बारे में आप क्या कह सकते हैं, उससे आप कितने सहमत हैं? उसका उत्तर है कि मैं लेखक के विचार से पूरी तरह सहमत हूं, क्योंकि इस फिल्म को देखकर कविता जैसी अनुभूति तो होती है कि जैसे कोई कवि सम्मेलन चल रहा हो, उसमें कोई कवि अपनी कविता को सुना रहा हो, कविता को बता रहा हो, और वो कविता एक अपने जीवन पर, उसको हम अपने मापदंडों पर लेकर के देखें, कोई ऐसा पता लग रहा है कि मानो वो मेरे ऊपर ही बनी हुई है, हम सबके ऊपर ही बनी हुई है। यह फिल्म कवि शैलेंद्र की कोमल भावनाओं की प्रस्तुति थी, जिसे फिल्म के जरिए उतारा गया है। तीसरी कसम जैसी संवेदनशील और भावनात्मक अनुभूति देने वाली फिल्म वही बना सकता है जो इन सभी भावनाओं से ओतप्रोत हो। मतलब ऐसी फिल्म तो वही बना सकता है जो खुद उन सब भावनाओं से भरा हुआ हो, वो खुद उस चीज को फील कर चुका हो। आगे एक और प्रश्न है कि रातों रात, यहां पर बताया गया कि वह तो एक आदर्शवादी भावुक कवि था जिसे अपार संपत्ति और यश तक की इतनी कामना नहीं थी जितनी आत्मसंतुष्टि के सुख की अभिलाषा थी। यहां पर आप लोगों को प्रश्न का थोड़ा सा डायवर्शन होगा, परिवर्तन लगेगा। अब आपको यहां से बताना है, आशय स्पष्ट करना है। आशय स्पष्ट करने का मतलब होता है कि आपको अब इन लाइन जो आपको दी गई है प्रश्न में, इस लाइन को आपको समझाना है, इसमें बताया क्या गया है, इसमें तात्पर्य क्या है। देखते हैं। इस पंक्ति का यह आशय है कि कवि शैलेंद्र अति भावुक संवेदनशील कवि थे। उन्हें धन सम्मान की कामना बिल्कुल भी नहीं थी। वे तो केवल अपनी आत्मसंतुष्टि, अपने मन की भावनाओं की अभिव्यक्ति और दर्शकों के मन को छूना चाहते थे। इसलिए नफा नुकसान यानी फायदे और नुकसान के परे इन दोनों से बिल्कुल अलग होकर के और अपने कलाकार मन के साथ समझौता न करते हुए तीसरी कसम फिल्म का निर्माण किया। उन्होंने तीसरी कसम नाम से मूवी बनाई। प्रश्न है, उनका यह दृढ़ मंतव्य था, यानी उनका यह मानना था कि दर्शकों की रुचि की आड़ में हमें उथलेपन को उन पर नहीं थोपना चाहिए। कलाकार का यह कर्तव्य भी है कि वह, अब यहाँ पर आप लोगों को जो है 16वें नंबर का प्रश्न जो है वो थोड़ा सा बड़ा है और उसका उत्तर भी थोड़ा सा समझने लायक है कि कर्तव्य भी है कि वह उपभोक्ता की रुचियों का परिष्कार करने का प्रयत्न करे। यहां आप लोगों को यह बताना है कि जो ये लाइन उन्होंने बताई, किन्होंने, कवि शैलेंद्र के बारे में, प्रहलाद अग्रवाल जो उस चैप्टर के लेखक हैं, उन्होंने ऐसा कहा कि मेरा ऐसा मानना है कि दर्शकों, अब ऐसा किसने कहा था? ऐसा कहा था शैलेंद्र ने। मेरा ऐसा मानना है कि हमें लोगों के बारे में जो है वो सही दिशा में बात करनी चाहिए, हमें उसको सच्चाई से अवगत कराना चाहिए, हमें दिखावा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो उसी बात को यहां बताया गया। इस पंक्ति का आशय यह है कि कवि शैलेंद्र का यह मानना था कि हर कलाकार का यह कर्तव्य है कि वह दर्शकों की रुचियों को ऊपर उठाने का प्रयास करे, ना कि दर्शकों का नाम लेकर उन पर सस्ता और उथला मनोरंजन थोपने का प्रयास करे। मतलब वो ये नहीं चाहते थे कि भाई दर्शकों के लिए बुरा लगे, दर्शकों को अच्छा दिखाने के लिए हम उसमें कुछ भी उल्टा सीधा डाल दें, ऐसा बिल्कुल भी उनका मंतव्य नहीं था।
17वें नंबर का प्रश्न है कि व्यथा आदमी को पराजित नहीं करती, उसे आगे बढ़ाने का संदेश देती है। समझें इस प्रश्न को। प्रश्न का मतलब क्या है? व्यथा आदमी को पराजित नहीं करती, उसे आगे बढ़ने का संदेश देती है। यानी दुख, हमारे जीवन में कितनी दुख क्यों ना है, पीड़ा क्यों ना रहे, लेकिन वो हमारी दुख और पीड़ा जो है वो हमें हमें कमजोर नहीं बनाते, बल्कि हमें एक शिक्षा देते, एक संदेश देते कि हमें और आगे बढ़ना। इस बात पर इस पंक्ति का यह आशय है कि जीवन में आई हुई कठिनाइयों का सामना करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। जिंदगी में दुख, कष्ट और तकलीफें आती जा रहती हैं, परंतु हमें उनसे हार ना मानकर साहस पूर्वक उनका सम्मान या उनका सामना करना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, एक चैप्टर हमने पढ़ा था पद्य भाग में, प्रार्थना के तौर पर आत्मत्राण, उसमें केवल यही बात बताई थी, अगर कोई दुख, कोई हमारे ऊपर विपत्ति आ रही है तो हमें भगवान से सहायता लेने के बजाय हमें उनसे ये भावना भानी चाहिए कि हम अपने जीवन में उस कठिनाई को सहन करने की शक्ति लाएं। 18वें नंबर का प्रश्न है कि दरअसल इस फिल्म की संवेदना किसी 2 से 4 बनाने वाले की समझ से परे है। इस लाइन का मतलब क्या है? तो इस लाइन का मतलब है कि इस तरह की फिल्में जो नितांत भावुकता से बनाई जाती, नितांत का मतलब होता है कि हमेशा, अत्यंत, बहुत ज्यादा भावुकता से बनाई जाती है, उसे शुद्ध व्यावसायिक लोग जो केवल हर चीज से धन अर्जित करने की कामना रखते हैं नहीं समझ सकते। मतलब वो बिल्कुल भी नहीं समझ सकते, ऐसी फिल्में वो बिल्कुल भी नहीं समझ सकते हैं। आगे प्रश्न है कि उनके गीत भाव प्रवण थे, दुरूह नहीं। इस पंक्ति से हमें क्या समझ आता है? इस पंक्ति से हमें यह समझ आता है कि कवि शैलेंद्र के गीत भावनाओं से भरे, सीधे और सरल होते थे। वे गहरे भावों से भरे होकर भी कठिन नहीं होते थे, मतलब दुरूह नहीं होते थे। उनके गीतों में भावुकता और सरल का सही तालमेल होता था। मतलब उनके जैसे गीत होते थे वैसे ही भाव होते थे, जैसे सरलपना उनमें होता था वैसे ही उनके गीत भी बहुत सरल होते थे। इसके पश्चात में आप लोगों को बता दूं कि अब आप लोगों के जो प्रश्न आएंगे वो सभी प्रश्न आपके मौखिक प्रश्न में हैं, और मौखिक प्रश्नों को आप लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। आपको मौखिक प्रश्नों को भी अपनी कॉपी में लिखना है, अगर लिख सकते हैं तो, अन्यथा अपनी नोटबुक के अलावा अपने बुक में भी आप इसको लिख सकते हैं। तीसरी कसम फिल्म को कौन कौन से पुरस्कारों से सम्मानित किया गया आप लोगों ने पढ़ा है। इसमें मैंने आपको भी बताया कि तीसरी कसम फिल्म को राष्ट्रपति स्वर्ण पदक, बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार और मॉस्को फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। यानी 3 ऐसे पुरस्कार मिले जो उनके लिए एक सर्वोत्कृष्ट फिल्म बनाने का एक नतीजा रहा। शैलेंद्र ने कितनी फिल्में बनाई? तो शैलेंद्र ने अपने जीवन काल में केवल एक ही फिल्म बनाई, जिसका नाम तीसरी कसम है। उनकी यह पहली और अंतिम फिल्म थी। 22वें नंबर का प्रश्न है कि राज कपूर द्वारा निर्देशित कुछ फिल्मों के नाम बताइए। मतलब इसी चैप्टर में राज कपूर ने और भी फिल्में बनाई हैं और इसमें नाम भी आए हैं, तो वो कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले तो मेरा नाम जोकर, सत्यम शिवम सुंदरम, संगम, प्रेम रोग, अजंता जागते रहो, मैं और मेरा दोस्त आदि राज कपूर द्वारा निर्देशित कुछ फिल्मों के नाम हैं। तीसरी कसम फिल्म के नायक और नायिकाओं के नाम बताइए और फिल्म में इन्होंने किन पात्रों का अभिनय किया। तीसरी कसम के नायक का नाम राज कपूर, नायिका का नाम वहीदा रहमान। सबसे पहले मैं बता दूं नायक और नायिका कौन कहलाता है। नायक का मतलब जो आज के समय में हीरो, अभिनेता कहते हैं, और नायिका का मतलब होता है हीरोइन, जो उस मूवी की मेन लीड रहती है। राज कपूर ने इस फिल्म में हीरावन गाड़ीवान का रोल या किरदार किया और वहीदा रहमान ने नौटंकी कलाकार हीराबाई का किरदार निभाया। अंतिम प्रश्न जो आपके मौखिक प्रश्नों में है कि फिल्म तीसरी कसम का निर्माण किसने किया था, तो फिल्म तीसरी कसम का निर्माण जो है गीतकार शैलेंद्र ने किया था। अगर आपको प्रश्न पूछा जाए कि फिल्म जो तीसरी कसम फिल्म है उसको लिखा किसने था, तो आपका उत्तर होगा फणीश्वर नाथ रेणु, जो उसके मूल लेखक रहे और उन्हीं के द्वारा लिखी गई कहानी को जो फिल्म चित्र में दर्शाया गया उसका काम किया कवि शैलेंद्र ने। और उन्हीं शैलेंद्र के बारे में आज हमने बहुत कुछ जानकारी प्राप्त की, और उसी जानकारी को, जो जानकारी हम बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे से काम लाएंगे। तो आप लोग और हम सभी बोर्ड की तैयारी करते हुए और इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ें। एक प्रश्न जो मेरी तरफ से आपके लिए रहेगा और वो आपको बहुत अच्छी तरह से आपको अपनी कॉपी में संभाल करके लिखना है। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है। प्रश्न ये है
कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यानी आज के समय में अगर कवि शैलेंद्र होते तो क्या उनकी फिल्म, उनके मूवी, उनकी गीत, उनकी कहानियाँ उतनी ही प्रचलित होती जितनी आज के समय आने वाली फिल्म प्रचलन में होती हैं। जैसे कि इतनी सारी फिल्म हमारी रिलीज हो रही हैं, उन फिल्मों ने जितना रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है, क्या कवि शैलेंद्र अगर आज के समय कविताएं लिखते, आज के समय अगर फिल्म बनाते, तो क्या उनकी फिल्म आज के समय में इतनी चलती या नहीं? कारण सहित स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न को आप अपने स्तर पर करें, हो सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न बहुत काम लाए। ठीक है, मिलते हैं और एक और नए चैप्टर के साथ में इसके बाद वाले चैप्टर में। सभी को धन्यवाद। लेट्स क्रैक इट।